नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास चुनावी कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें चुनाव की बात होगी, सियासत की बात होगी और हर वो सियासी खबर की बात होगी जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चाओं में रही और किसी न किसी रूप में चुनाव में असर जरूर डालेगी। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण मंगलवार यानी 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। यात्रा दिल्ली से शुरू होकर यूपी, हरियाणा और पंजाब, हिमाचल होते हुए 30 जनवरी को कश्मीर के लाल चौक पहुंचेगी। दूसरे चरण में सुरक्षा एक बड़ा मसला है। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा की सुरक्षा को लेकर संबंधित राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय को जानकारी दी जा चुकी है। यात्रा के दूसरे चरण में मौसम के अनुकूल कंटेनरों में कुछ बदलाव किए गए हैं। जाहिर है यात्रा के पहले चरण और दूसरे चरण के बीच दिल्ली में खासी बयानबाजी हुई और कांग्रेस, खासतौर से राहुल गांधी ने यात्रा का नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। उनका दावा है कि यात्रा की सफलता से बीजेपी घबराई हुई है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस यात्रा को बिल्कुल नए तरीके से घेरना शुरू किया है। खासतौर पर शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद और अब उमा भारती ने यात्रा को लेकर सवाल भी खड़े किए और इसके मकसद पर ही सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान को भारत के साथ जोड़ दो, आपका अभिनंदन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बांग्लादेश टूट गया है, जोड़ दो। खालिस्तान कट कर रहा है, हिलडुल रहा है, जोड़ दो। कुछ तो मजबूती लाओ। आप कल्पना में टूटा हुआ देख रहे हैं और कल्पना में ही जोड़ रहे हैं। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या टूटा था और क्या जोड़ रहे हैं हमारे को। तो जो प्रामाणिक रूप से टूट चुका है उसको जोड़ के दिखाइए। कल्पना वाला टूटा कल्पना में ही जुड़ेगा। टूटा है जब पाकिस्तान बना, तो वो तो राहुल गांधी के नाना के समय पर टूटा है। नाना या दादा? दादा के समय पर टूटा है। हाँ, दादा के समय पर टूटा है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर। और हमने तो जोड़ लिया टूटे हुए को, 370 धारा हटा दी हमने। अब अगर राहुल सिंसियर हैं कि भारत जोड़ो, तो एक चीज जोड़ना बहुत जरूरी है, वो है पाक अधिकृत कश्मीर। सियासत में खबर कभी पूरी नहीं होती जब तक उसके एंगल को ठीक से ना समझ लें, और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी चुनाव शाखा, जहां मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और जरा समझाएं हमें और हमारे दर्शकों को एक बार फिर से दूसरे चरण की राहुल गांधी शुरुआत कर रहे हैं यात्रा के जरिए, और नॉर्थ इंडिया में तो लगभग प्रवेश कर ही चुकी है यात्रा, अब और कश्मीर की तरफ यात्रा आगे बढ़ रही है, अलग अलग राज्यों में भी पहुंचेगी यात्रा। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यात्रा अभी तक सफलता के आयामों को छुई है, बीजेपी इससे घबराई हुई है और बीजेपी हमला बोल रही है। देखिए दीपक, दूसरे चरण की बात शुरू करने से पहले हमको ये 8-9 दिन देखने पड़ेंगे जो पहले चरण और दूसरे चरण के बीच रहे। जब यात्रा दिल्ली में रही तो इस टेम्पो को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने पूरी कोशिश की और लगातार बयानबाजी होती रही। इवन राहुल गांधी भी काफ़ी कुछ बोले हैं, तो ये टेम्पो बना रहा। ये ऐसी कल्पना की जा रही थी कि राहुल गांधी छुट्टी पे चले जाएंगे नए साल में और उसके बाद ये यात्रा का रिदम जो है वो टूट जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने बहुत अच्छे से इसको टेम्पो को बनाए रखा है और जो बयानबाजी खासतौर से राहुल गांधी ने की, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरा जो चरण है वो काफ़ी हैपनिंग होने वाला है। उसमें काफ़ी हैपनिंग्स होंगी, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी को मैं कहूं कि एक तरह से छेड़ा है कि वो मेरे गुरु हो और मैं उनसे सीखता हूं, बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, तो ये सब बातें हैं जो ये बताती हैं कि राहुल गांधी ने पहले चरण की जो यात्रा थी उससे काफ़ी कुछ सीखा है और वो एक परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं और जिस तरह से राजनीति में बयानबाजी होनी चाहिए वो कर रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए बीजेपी का जहाँ तक सवाल है,
कि जब उसको राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक बार फिर घेरने की कोशिश है, जिस तरह से उमा भारती का बयान आया कि आपके दादा के समय भारत टूटा था, उससे जोड़ के बताया, या जिस तरह से शंकराचार्य जी ने कहा कि जो सपने में टूटा है वो सपने में जुड़ेगा। तो उस यात्रा के मकसद पर बीजेपी ने नए सिरे से सवाल उठाए हैं। लेकिन देखिए, ये दोहरी अब जिम्मेदारी होगी कांग्रेस पर कि एक तो इस यात्रा के टेम्पो को बनाए रखे, चर्चा में रखे, दूसरा जो पहले चरण में जिन प्रदेशों से यात्रा आ गई है तो वहां जो टेम्पो बना था उसको किस तरह से बरकरार रखना है। तो उस दिशा में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आती है। जैसे हाथ से जोड़ो हाथ अभियान वो चलाने वाले हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो वो उस टेम्पो को बनाए रखना चाहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में रायपुर में फरवरी में उनका राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो वहाँ माहौल बना रहेगा। और जिस तरह से हम मध्य प्रदेश की बात करें कि कमलनाथ ने जो बयान दिया था 2-3 दिन पहले कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे, तो वो भी उसी प्रयास का एक हिस्सा आप मान सकते हैं कि इस टेम्पो को किसी न किसी तरह बनाए रखना है। तो ये अब काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है दूसरा चरण, क्योंकि सुरक्षा पर भी सवाल काफ़ी बहस हुई है, कांग्रेस ने लेटर लिखा है। तो ये अगर जरा भी कुछ गड़बड़ होता है तो ये काफ़ी चर्चाओं में आएगी यात्रा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा। और बीजेपी का रिएक्शन जरूर देखने वाला होगा कि ये जैसे उसने पहले चरण में कुछ उतनी ज़्यादा इस यात्रा पर बयानबाजी नहीं की, तो अब दूसरे चरण में उसका रुख क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। जी दीपक, एक चीज हम ये भी समझना चाहेंगे शैलेंद्र जी, बीच में खबरें आई थी जब कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने यात्रा को रोकने की सलाह दी थी, राहुल गांधी ने भी उस पर कहा था कि वो किसी भी हाल में रुकेंगे नहीं, वो कश्मीर जाएंगे और वहां पर तिरंगा लहराएंगे। हमने देखा जब यात्रा साउथ इंडिया से जब शुरुआत हुई थी यात्रा की, तो अलग अलग मुद्दे थे। अब ये यात्रा जैसे जैसे कश्मीर की तरफ आगे बढ़ रही है, तो कौन कौन से बदलाव या कौन कौन से अहम मुद्दे आप देख रहे हैं जो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, एक तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दोनों तरफ से बयानबाजी होगी। जिस तरह से राहुल गांधी ये स्पेसिफिक कह रहे हैं कि हम कश्मीर में झंडा तिरंगा फहराएंगे, तो ये एक राष्ट्रवाद की तरफ अलग तरह का राष्ट्रवाद कांग्रेस यहाँ दिखाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी भी इस तरह की बात करती रही राष्ट्रवाद पे, और राष्ट्रवाद पर ही बीजेपी उनको घेर रही है। जिस तरह से उन्होंने आज खासतौर पर उमा भारती ने जो नाम लिया कि पीओ को जब तक भारत में नहीं होगा जब तक भारत कैसे जुड़ेगा, और ऐसे ही शंकराचार्य जी ने 3 दिन पहले कहा था। तो ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पर तो एक लड़ाई छिड़ेगी ही। दूसरा, कई महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, राहुल गांधी लगातार उठाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी की पर्सनल छवि जो है, उनकी व्यक्तिगत छवि, वो कैसे निकल कर आती है, क्योंकि पहले चरण में कहीं ना कहीं उनमें बदलाव दिखा है। और दिल्ली में जिस तरह से वो रहे, खासतौर से उनकी टी शर्ट चर्चा में आई, तो ये बहुत कम होता है कि उनकी इस तरह की चीज़ें चर्चा में आए। और जिस तरह से उनको एक सुपर ह्यूमन दिखाने की कांग्रेस ने कोशिश की एकजुट तरीके से, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 2-3 स्तर पर ये बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो मुद्दों के स्तर पर, दूसरा राहुल गांधी की पर्सनल छवि है, उसके स्तर पर वो कितनी बदली है। हालांकि ये बहस का मुद्दा है, आगे तय होगा। लेकिन राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस के साथ दिल्ली में नजर आए, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आई, उनको तो कम से कम ये भरोसा है कि यात्रा सही दिशा में जा रही है, और दूसरे चरण में उसका फायदा लेने की वो पूरी कोशिश करेंगे। जी दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलेंद्र जी, और देखना होगा कि आने वाले वक्त में और क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। खासतौर पर राहुल गांधी किस तरह से अब और डिफेंसिव होते हैं, बीजेपी पर तो वो कटाक्ष करते ही समय समय पर। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और हमारे साथ चुनाव शाखा में जुड़ने के लिए। और चलिए, अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रतलाम विधानसभा। यहाँ की सेव का जायका दुनिया भर में मशहूर है, और उतना ही दिलचस्प है इस सीट का चुनावी तड़का। बीजेपी की इस परंपरागत सीट पर चेतन कश्यप 2 बार से विधायक है, लेकिन 2008 में कांग्रेस के पारस तखलेचा ने यहां से जीत दर्ज कर चुनावी झोंक लगाया था। 2023 को लेकर बीजेपी कांग्रेस की क्या तैयारी है और विकास को लेकर जनता क्या मत रखती है, आइए जानते हैं। 2023 चुनाव की चर्चा के लिए आज हम आ चुके हैं रतलाम विधानसभा में। यहाँ हम जनता से जानेंगे उनकी राय, वहीं जनप्रतिनिधियों से भी जानेंगे उनके चुनावी दावे। तो आइए चलते हैं रतलाम विधानसभा। दुनिया भर को रतलामी सेब का जायका देने वाला रतलाम शहर सियासी मायनों में भी खास है। मालवा क्षेत्र की ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीटों में गिनी जाती है। बीते 3 दशकों में हुए 7 चुनाव में बीजेपी ने 5 बार जीत का परचम लहराया है। वर्तमान में सीट पर बीजेपी के चेतन कश्यप काबिज हैं, जो 2 बार के विधायक हैं। उन्होंने कांग्रेस को 43,000 वोटों के बड़े मार्जिन से हराकर रतलाम सीट पर विजयश्री हासिल की थी। 2023 में भी बीजेपी जीत हासिल कर इतिहास दोहराने की बात कह रही है। हमने विकास ही इतना किया, तो विकास के मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो
और हमारे विधायक रतलाम शहर के लोकप्रिय विधायक चेतन कश्यप जी ने जो काम किए, इन सब मुद्दों और विकास को लेकर हम रतलाम में चुनाव, उन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रतलाम शहर की सीट पर जातिगत समीकरण को भी हावी माना जाता है। साल 2008 के चुनाव में पारस सकलेचा ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2023 के चुनाव में कांग्रेस विकास के मुद्दों पर चुनाव में उतरने की तैयारी में है और जीत का दावा कर रही है। देखिए, अगर हम कांग्रेस के चुनाव की बात करें मुद्दे की, तो प्रदेश स्तर पे तो जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, महंगाई है और कानून व्यवस्था है, समय से परीक्षा का आयोजन नहीं करना और बेरोजगार लोगों को परेशान किए जाने की बात है। लोकल लेवल पे हम जनता से संपर्क करेंगे और जनता को अपनी बात कहेंगे कि भाई ये जो शासन में आपको जो तकलीफ हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहे हैं और लोगों की परचेसिंग पावर कम हो रही है। अंग्रेजों के शासनकाल में रेलवे लाइन और अफीम की खेती से मशहूर हुआ रतलाम अब विकास के नए आयाम चाहता है। रतलाम की जनता क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहती है, ये भी सुन लीजिए। रतलाम शहर में जो एक तरफा विकास हुआ है, माननीय चेतन जी ने जो विकास करा है रतलाम में, हर तरफ विकास की लहर छाई हुई है और हमारे विधायक जो चेतन जी है उन्होंने बहुत सारे विकास किए हैं। इस बार 2023 का जो चुनाव होगा वो विकास को लेकर होगा और कांग्रेस सरकार ने हमेशा वादे करे हैं और झूठे वादे करे हैं। तो विकास तो आपके सामने रतलाम का लगातार चारों तरफ रतलाम में 4 लेन का निर्माण चल रहा है, सीमेंट कंक्रीट की रोडें बन रही है। ये सब किसने दिया? हमें बीजेपी सरकार ने। और आने वाले 2023 में भी आपको बीजेपी सरकार का समर्थन करना है और मैं उसके साथ हूँ। बीजेपी कांग्रेस के दावों वादों के बीच जनता की अपेक्षाओं पर 2023 में कौन खरा उतरेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बार फिर सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा। रतलाम विधानसभा में हमने जाना 2023 में जनता का मत, वहीं दोनों ही पार्टियों ने जीत के लिए अपने अपने दावे किए। अब देखना यह होगा कि 2023 में किसके सिर पे बंधता है ताज। बंसल न्यूज के लिए रतलाम से दिलजीत सिंह मान। चलिए अब जरा इस सीट का सियासी इतिहास भी समझ लेते हैं। ये सीट करीब 1,92,000 मतदाताओं वाली सीट है और बीजेपी की परंपरागत सीटों में शुमार रही है। बीजेपी का यहां दबदबा रहा है। पिछले 7 चुनाव की बात करें तो 7 में से 5 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के चेतन कश्यप फिलहाल यहां से विधायक हैं। इधर 2008 में जरूर सीट के समीकरण बदले थे और 2008 में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। इधर कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था 2008 में, जिन्होंने जीत दर्ज की थी। बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए मध्य प्रदेश कैबिनेट के वन मंत्री कुंवर विजय शाह से, जो नरसिंहपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं। आइए जानते हैं 2023 चुनाव को लेकर क्या रणनीति, क्या तैयारी है उनकी और नरसिंहपुर को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है। नरसिंहपुर जिले के प्रभारी मंत्री राजा कुंवर विजय शाह जी 2 दिवसीय नरसिंहपुर के दौरे पे हैं। मंत्री जी क्या कहेंगे, आने वाला जो वर्ष है, चुनावी वर्ष है, 23 की तकरार जैसे हम कह सकते हैं। नरसिंहपुर जिले में 3 विधायक कांग्रेस के, 1 बीजेपी के, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसको कि आप नरसिंहपुर को बीजेपी के गढ़ के रूप में साबित करने का? देखिए, सरकार की वो तमाम योजनाएं जिससे आम जनता को लाभ होता है, आम जनता मुस्कुराती है, प्रभावित होती है और अपने उत्पाद को आगे बढ़ाती है, वो सारे प्रयास हमने किए। पिछले बार भी आपने देखा कि कांग्रेस के राज में ज्यादा तकलीफें थी, चाहे वो कन्यादान योजना हो बंद कर दी गई थी, चाहे वो तीर्थदर्शन योजना हो बंद कर दी गई थी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी गई थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और कंप्यूटर बंद कर दिए गए थे और अंतिम संस्कार के पैसे भी बंद कर दिए गए थे और तो और 0% पर ब्याज भी बंद कर दिया गया था और इसके कारण आम जनता त्राही हो रही थी। हमने सब कुछ चालू कराया है और ऐसे स्पॉट पर आकर के किसान की समस्याओं को देख करके उसके हल निकालने का प्रयास पूरे प्रदेश में हमारी सरकार के मंत्री लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जनता जरूर हमारे कामों से न सिर्फ लाभान्वित हो रही है, बल्कि वो वोट के रूप में भी हमारे
कामों को प्रोत्साहित करेगी और शिवराज जी की सरकार आएगी और हम चारों सीट इस जिले की जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी हम माननीय मंत्री जी लगातार की यदि हम बात करें, जो आज का आपका निरीक्षण हुआ है, इस हिसाब से कम दो स्थान है, मतलब 2 सौगात नरसिंहपुर जिले को 9 वर्ष में मिलने वाली है। एक यूको टूरिज्म, दूसरा किसानों को आपने बताया 100 किसानों को 10-10 लाख का जो लोन है वो वितरण होगा। हम बैंकों से बात कर रहे हैं, हम स्वयं पहल कर रहे हैं, हमने किसानों को बुलाया है, हमने अधिकारियों को बुलाया है, हमने बैंकर्स को बुलाया है, और अगर ऐसी कोई बात होगी, कोई तकलीफ है बैंक्स को, तो सरकार इनके लिए क्या कर सकती है। हम चाहते हैं कि छोटे किसान जो गुड़ उत्पादक हैं ये आगे बढ़े, बजाय कि एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक जो और आगे बढ़े, उससे अच्छा छोटे लोग आगे बढ़ाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। चलिए, तो मंत्री जी ने बताया स्पष्ट कि नरसिंहपुर 23 की तकरार जो है कहीं ना कहीं वो तो जारी हो चुकी है, वहीं उसी तारतम्य में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और नरसिंहपुर जिला एक उत्पाद एक जिला में राहर की दाल और गुड़ की जो मिठास है वो कैसे हम पूरे देश में बिखेर सकें, इसके लिए निरंतर उनके द्वारा प्रयास जारी हैं। मदन तिवारी, बंसल न्यूज। और चलिए अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। बंसल न्यूज की टीम पहुंची नागदा के खाचरोद, जहां गरम गरम जलेबी के साथ सियासत पर हमने बात की और जाना कि 2023 को लेकर जनता क्या चाहती है। चुनावी जायका चढ़ने में तो अभी 1 साल लगभग बचा है, लेकिन लोग इस ठंड में अपना जलेबी का जायका लेना नहीं भूल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में, अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। बात करते हैं 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के। खाचरोद शहर में इस वक्त हम लोग खड़े हैं। खाचरोद वो शहर है जो नागदा खाचरोद विधानसभा की सबसे पुरानी तहसील है। लगभग 40,000 मतदाताओं की आबादी वाला यह क्षेत्र। क्या जनता का रुख है, क्या जनता आने वाले चुनाव को लेकर के सोचती है, बात करते हैं यहाँ पे कुछ मौजूद लोगों से। 2023 में विधानसभा चुनाव होना है अगले साल। आप किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं आने वाले चुनाव को, और इन दिनों सरकार के काम से आप कितना संतुष्ट मानते हैं? देखिए, सरकार तो अच्छा काम कर रही है, बाकी हमारी तो ये राय है कि इस बार जो विधायक हो हमारे खाचरोद लोकल का हो, वो नदिया के इस पार का विधायक चाहिए हमें। तो 18 महीने की सरकार कांग्रेस की भी रही थी उस काम में, और जो अभी 3 साल से बीजेपी की सरकार है, इसमें कितना अंतर आप देखते हैं? हाँ, इसमें तो काफ़ी अंतर है। इसमें बाकी शिवराज सिंह सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम करती आ रही है। वो तो 2023 की विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, वे महंगाई का मुद्दा हो सकती है? भैया जो अच्छा काम करेगा जीतेगी। भाजपा कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ, व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। 2023 में क्या देखना चाहते हैं? रिपीट होगी वापस रिपीट। क्या ऐसे काम है जिनकी वजह से आप मानते हैं कि सरकार रिपीट होगी? राष्ट्रीय मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी एक है और दृढ़ता से पूरे विश्व में अपनी बात को कहती है और निपटती है। कहा जा रहा है कि मंदी है और बेरोजगारी है और तमाम तरह के मुद्दे, महंगाई का मुद्दा भी है। क्या लगता है आपको 2023 क्या होगा बीजेपी के लिए? वो तो है, बाकी वो तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्या, किन मुद्दों पे बीजेपी आएगी, क्यों लगता है ऐसा क्यों लगता है बीजेपी आना चाहिए? काम अच्छा है मोदी जी का। और यहाँ पर देखिए, एक इत्तेफाक से एक दूध वाले भैया भी आए हैं ग्रामीण क्षेत्र से। इनसे भी बात करके समझते हैं कि क्या गांव वालों का मूड है। 2023 चुनाव अगले साल होना है, विधानसभा चुनाव। वर्तमान सरकार का क्या आपको लगता है कि सरकार रिपीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों? अभी सरकार शिवराज सिंह अच्छे हैं, बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। वो मोदी जाएगा नहीं, 1 नंबर आएगा, 1 नंबर काम चलेगा। विधानसभा अच्छी है, यहाँ का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 1 नंबर है बीजेपी का राज। देखिए, बड़ी टंकी लेकर के दूध का व्यवसाय करते हैं और दूध गांव के लोग भी चाहते हैं कि सरकार भाजपा करे। अभी तक जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, ये सारे वे लोग हैं जो यहाँ के सामान्य नागरिक हैं और जो व्यापारी भी हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बीजेपी की सरकार से ये संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि 2023 में शिवराज जी का नेतृत्व हो और बीजेपी फिर से सत्ता में लौटे। बंसल न्यूज के लिए खाचरोद से नीलेश रघुवंशी की रिपोर्ट। और अब बारी है जन का मन टटोलने की। बंसल न्यूज की टीम पहुंची शहडोल और जाना की जनता की कसौटी पर जनप्रतिनिधि कितने खरे उतरे हैं, और साथ ही ये भी जाना कि 2023 में वो क्या चाहते हैं। ये क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ पे जितना भी आदिवासियों के प्रति, उनके विकास के प्रति, उनके उत्थान के प्रति जितना भी हम सोचेंगे
वो बहुत बहुमूल्य होगा। आज हमारे पिछड़ा शेड्यूल आदिवासियों से पिछड़ता हुआ जा रहा है, उन विकासहीन हो रहा है, और ऐसे ही अगर रहा तो आदिवासियों से धीरे धीरे वोट बैंक खिसकते जाएंगे। मैं चाहता हूं आदिवासी के उत्थान के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए और उनके अच्छे परिणाम के लिए आप इस जगह का विकास कीजिए, आदिवासी को लोगों को विकास कीजिए। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं, इसके कारण ही बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है ना अच्छे समय पे इलाज होने के कारण। और मेरे को एक्साइटमेंट तो फर्स्ट टाइम वोट करूंगी तो एक्साइटमेंट बहुत है, लेकिन लगता है कि क्या मैं सही लोग को वोट कर पाऊंगी जो हमारे फ्यूचर के लिए वर्क करेंगे कि नहीं। मेरी नज़र में चुनाव का मतलब ये है कि हमें हर चीज़ को सुविधा मिलना चाहिए। ज़्यादा 5-6 महीना हो चुका है, न लाइट का बंदोबस्त, न नाली का, न सड़क का कोई योजना का, न तालाब में सूखा हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम किस चीज़ का टैक्स जमा करेंगे? ये 2 साल का टैक्स जो हमसे लिया जाएगा, गरीब कहाँ से कहाँ पैसा पाएंगे? 2023 के चुनाव में अगर मैं जब भी वोट डालने जाऊंगा तो मैं ऐसी सरकार चुनना चाहूँगा जिसका जो अभी करंट मुद्दा है देश का, जो सबसे क्रिटिकल मुद्दा है बेरोजगारी, जहाँ पर युवा पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी पढ़ाई कर चुके हैं बट उनके पास कोई रोजगार नहीं है। चुनाव का ये मतलब है कि कहने के लिए तो शहडोल संभाग बन गया है, फिर भी यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार की बहुत सारी प्रॉब्लम है। कितने सारे लोग हैं जो ऐसे ही बिना जॉब के घूम रहे हैं, सबको जरूरत। शहडोल के बाद हमने खंडवा में किसानों से उनके मन की बात जानने की कोशिश की, सुनिए। हम तो किसान है, चाहते हैं कि हमको हमारी फसलों के उचित दाम मिले, सही खाद मिले, सही दवाई मिले। हम तो ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं। यही चाहते हैं कि सरकार किसानों के हित में बने, किसानों की बात करे, किसानों को उसको फसलों को भाव दे, डैम बनाए, तालाब बनाए, नदियों में अच्छे डिस्टर्ब डैम बनाए ताकि किसानों को विकास हो। क्या सरकार ऐसी होना चाहिए कि किसानों के हाथ में कोई भी काम करे, कहीं भी गांव लेवल कहीं भी तकलीफ होती है सब सारे काम निपटाए। बतौर किसान में ऐसी सरकार चाहता हूं जो किसानों को पर्याप्त मात्रा में दिन में बिजली दे। तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे बच्चों की बारे में सोचे और वो भी कुछ किसान का बच्चा किसान ही ना बने, डॉक्टर इंजीनियर बने और कोई भी अन्य अच्छे पदों पर जाए, ऐसा उसको विकास करे उसका किसान का। किसान होने के नाते तो यही चाहेंगे किसान हितैषी सरकार हो, सिर्फ बोलने की नहीं हो, काम करने की सरकार हो। किसानों के सुख दुख में उसके साथ बैठे, क्योंकि आज हम बिजली, पानी और हर चीज़ के लिए परेशान है। यदि अपन देखें महंगाई की मान से 200 गुना कीमतें बढ़ी है, लेकिन किसानों की कम से कम 20-25 गुना से ज़्यादा नहीं बढ़ी। इसलिए किसानों के हित में लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। चलिए इसी के साथ इस खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।